हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 19th में। चलिए देखते हैं आज क्या था। पहले तो बात करते हैं नारदा जो स्कैम चल रहा है उसकी। इट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। कई लोग जैसे बिल्कुल हम पे भरोसा करते हैं कि हमने नहीं सुबह उठाना ही नहीं है, जो सर बता रहे हैं सिर्फ वो उसी के नोट्स बनाने हैं। तो एक थोड़ा सा नारदा स्टिंग ऑपरेशन का चल रहा है। एक्चुअली क्या है, नारदा एक लोकल न्यूज़ ऐप है और इसके फाउंडर है मैथ्यू सैमुअल। और ये एक स्कैम, ये स्टिंग ऑपरेशन किया था इन्होंने बेसिकली। जो ये मैथ्यू सैमुअल हैं, ये 2014 में ये जो तहलका मैगजीन है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं, फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो ये जो कंडक्ट हुआ था, ये जितना भी स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, ये 2014 में कंडक्ट हुआ था फॉर द न्यूज़ मैगजीन तहलका। और ये क्या है, 2016 से पहले पहले इन्होंने पब्लिश भी कर दिया था। बेसिकली इसमें क्या किया था, सैमुअल ने एक फिक्टिशियस कंपनी बनाई थी इम्पेक्स कंसल्टेंसी सॉल्यूशंस के नाम से। और उन्होंने टीएमसी मिनिस्टर्स, एमपीज और लीडर्स को अप्रोच करना शुरू किया था कि सर हम आपको पैसा देंगे और हमें आप कुछ फेवर्स कराइए। तो दैट इज इट। इसके ऊपर कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, बस यही है। नारदा एक ऑपरेशन हुआ था, स्टिंग ऑपरेशन, वेस्ट बंगाल में हुआ था। सिर्फ ये दिखाया था कि कैसे आप पैसा देके मंत्री को खरीदा जा रहा है। दैट्स इट। आपको न्यूज़ बस बतानी थी मुझे, जस्ट एन इन्फॉर्मेशन। इसको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक एडिटोरियल पे था, इफेक्ट्स ऑफ पेंडेमिक ऑन रूरल एरियाज। हमने सारे एरियाज देख लिए हैं, जैसे गर्ल्स एजुकेशन पे क्या हुआ है और पॉवर्टी को लेके क्या हुआ है, इनइक्वालिटी वगैरह, और इक्वालिटी का भी देख चुके हैं हम सारा का सारा। तो थोड़ा सा इफेक्ट्स ऑफ पेंडेमिक ऑन रूरल एरियाज देखते हैं। कहते हैं कि रूरल एरियाज अगर आप लिखेंगे, जैसे अगर आप पे इफेक्ट्स ऑफ पेंडेमिक के बारे में आता है, आप उसको 5-6 डायमेंशन देनी है, तो एक एक पैरा सबको डिवोट कीजिएगा। तो रूरल एरियाज में आप लिख सकते हैं कि जब फर्स्ट वेव आई थी, उस टाइम हमें देखा था कि जितनी भी माइग्रेंट पॉपुलेशन थी, जिनको जॉब्स चली गई थी, इनकम्स चली गई थी, वो सबको पनाह जिसने दी थी वो रूरल एरिया था। और उसी ने इकोनॉमी को रिवाइव करने में भी हेल्प करी थी, क्योंकि रूरल एरियाज हमारे largely अनअफेक्टेड रहे थे। बट दिस टाइम रूरल एरियाज जो हैं वो वर्स्ट ऑफ द पेंडेमिक फेस कर रहे हैं, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस भी फेस कर रहे हैं। रूरल वेज डाटा एज वेल एज डेटा फ्रॉम द रूरल नॉन फार्म इनकम अवेलेबल फ्रॉम ऑफिशियल एंड प्राइवेट सर्विस, ये ज़रूर लिखिएगा। थोड़ा सा अच्छा लगता है कि आप डेटास देते हैं, तो कि वो दिखा रहे हैं कि एक इकोनॉमिक सिनेरियो बड़ा गड़बड़ाया हुआ है वहाँ पे। कईयों ने अपने जो प्राइमरी इनकम अर्नर थे, घर के अंदर जो ब्रेड अर्नर थे, वो खो दिए हैं। और जो ठीक होके भी आ गए हैं, उनका इतना प्राइवेट हेल्थ एक्सपेंडिचर हो चुका है कि वो कर्ज तले दब चुके हैं और डेट ट्रैप में फंस गए हैं। क्योंकि जब आपको पता है कि गांवों में क्या होता है सिस्टम, बेसिकली जब लोग कर्जा लेते हैं तो वो बैंक्स के पास नहीं जाते, ना उनके हेल्थ इंश्योरेंसेस होते हैं। वो लोग जाते हैं प्राइवेट जो मनी लेंडर्स होते हैं उनसे लेते हैं, और वो लोग यूजरियस रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो उस वजह से वो लोग डेट ट्रैप में फंसे जा रहे हैं। और बहुत लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी है, इनकम खो दी है, और सेविंग्स बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है। और अब ये आप थोड़ा सा रूरल एरिया का भी आप दीजिएगा, जैसे आपने हाई इनकम वर्सेस लो इनकम का दिया, गर्ल्स एजुकेशन का दिया, एजुकेशन के ऊपर बेसिकली क्या हुआ दिया, थोड़ा सा आप ये रूरल का भी दे दीजिएगा। तो आपके क्या 4-5 डायमेंशंस पूरे हो जाएंगे। जब तक आपका मेंस एग्जाम आएगा, आप 5-6 डायमेंशंस अपनी कवर कर चुके होंगे। 4 ऑलरेडी वी हैव कवर्ड, 1-2 और होंगी, वो हम ऑनगोइंग लेक्चर्स हम कवर कर लेंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। एक एडिटोरियल पे थोड़ा सा ना डोनेस्क और लुहांस्क रीजन का दे रखा था, कहाँ पे पड़ता है। थोड़ी सी प्लेसेस इन न्यूज़ हमें पता होना चाहिए। ये ईस्टर्न यूक्रेन में है, जहाँ पे रशिया और यूक्रेन का बेसिकली झगड़ा चल रहा है। और रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट जितने भी हैं, दे आर यूक्रेनियंस, बट उनको रशिया ने बैक किया हुआ सेपरेटिस्ट ने, जो चाहते हैं कि हमें अलग हो जाए यूक्रेन से। तो उनका यूक्रेनियन ट्रूप से झगड़ा चल रहा है। ये दो रीजन है, थोड़ा सा डिस्प्यूटेड एरिया है। यूक्रेन की क्या हिस्ट्री है, क्या कॉन्फ्लिक्ट है रशिया के साथ, क्या यूरो मैदान रेवोल्यूशन हुआ था, इसके लिए प्लीज़ रेफर करिए 7 अप्रैल एनालिसिस। ये पहले तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, बट ये यूक्रेन का 2-3 बार से आ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर प्रीलिम्स। तो यू कैन रेफर टू 7 अप्रैल एनालिसिस, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक एडिटोरियल भी बड़ा अच्छा था कि हाउ वेल इंडिया इज प्रिपेयर टू हैंडल साइक्लोन्स। ठीक है, अब क्या है, क्या हम हिंदुस्तान कर रहा है क्या नहीं, थोड़ा सा उसमें दे रखा था, थोड़ा सा हम निकाल के लाए हैं। आपका क्वेश्चन का आंसर प्रॉपरली आप लिख सकते हैं कि 2005 में हम लोगों ने लाया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये एक सेंट्रल एजेंसी बनाई गई, जिसका काम सिर्फ यही है कि हमें मिनिमाइज करना है, रिस्पॉन्ड करना है टू द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर्स। उसके बाद इंडिया ने नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बनाई। एक ये स्पेशलाइज्ड कॉप्स हैं, हाईली ट्रेन्ड मेन एंड वुमेन हैं, जो फोकस करते हैं डिजास्टर्स पे, जैसे साइक्लोन्स एंड अर्थक्वेक्स हैं। ये आज के टाइम पे 25,000 पर्सनल इनके अंदर हैं। थोड़ा सा अच्छा लगता है जो डेटास देते हैं आप। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, हमने कुछ स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स भी लिए हैं। जैसे स्ट्रक्चरल मेजर्स में हम कहेंगे
कि हमने साइक्लोन शेल्टर्स बनाए हैं, साइक्लोन रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बनाई हैं, रोड लिंक्स बनाए हैं, ब्रिजेस, कैनाल्स, ड्रेन्स, सलाइन एम्बैंकमेंट्स, सरफेस वाटर टैंक, कम्युनिकेशन, पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क्स एक्सेट्रा। नॉन स्ट्रक्चरल में हमने क्या लिया है, देखिए पहले तो स्ट्रक्चर बिगड़ता है अगर साइक्लोन आता है तो, हमने स्ट्रक्चर मेजर ले लिए। तो नॉन स्ट्रक्चरल क्या लिए हैं, देखिए हमने अर्ली वार्निंग डिसमिनेशन सिस्टम लाए हैं, मैनेजमेंट हमने किया है ऑफ कोस्टल ज़ोन्स, अवेयरनेस जनरेशन किया है, डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट किया है, कैपेसिटी बिल्डिंग्स ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व्ड, चाहे जो लोग जिनका नुकसान होता है वो उनको भी, हमने सबको कैपेसिटी बिल्डिंग करी है, ऑल द स्टेक होल्डर्स जो जिनकी लाइफ रिस्क पे आती है। उसके बाद हमने नेशनल साइक्लोन रिस्क मैनेजमेंट मिटिगेशन प्रोजेक्ट करा है थ्रू वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस। दूसरा वर्ल्ड ने क्या किया है, आप लिखेंगे सेंडाई फ्रेमवर्क लेके आए फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ये फर्स्ट मेजर अग्रीमेंट है ऑफ द पोस्ट 2015 डेवलपमेंट एजेंडा। इसके 7 टारगेट्स विद 4 प्रायोरिटीज फॉर एक्शन, और ये 15 ईयर का है। थोड़ा सा ये जो मैं लिख रहा है ये आपको मेंस के लिए नहीं लिखना है, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स कि सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन क्या है। ये 15 ईयर्स का वॉलंटरी नॉन बाइंडिंग, याद रखिएगा, इट इज नॉट बाइंडिंग। जब भी क्वेश्चन अगर प्रीलिम्स से पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है ये बाइंडिंग है, ये नॉन बाइंडिंग है। ये नॉन बाइंडिंग अग्रीमेंट है, और उसमें उन्होंने कहा है कि बेसिकली सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है कि स्टेट का प्राइमरी रोल होता है टू रिड्यूस डिजास्टर रिस्क, बट वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दे शुड शेयर विद अदर स्टेक होल्डर्स, जैसे कि लोकल गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर एंड अदर स्टेक होल्डर्स। उसके बाद हम लिखेंगे कि और क्या क्या होना चाहिए, हम कर रहे हैं ये अलग चीज़ है, और क्या क्या कर सकते हैं। जैसे हमें वेजिटेशन कवर इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, और उससे क्या होगा कि वाटर इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी हमारी बढ़ेगी। अगर हम प्लांट कर देंगे ट्रीज़ और कोस्टल शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन कर देंगे, मैंग्रोव्स की कर देंगे, तो क्या है कि विंड का फोर्स ब्रेक हो जाएगा। इससे हमारे जो लॉसेस हैं वो मिटिगेट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। दूसरा, मैंग्रोव प्लांटेशन कर सकते हैं। इसको बेसिकली वेजिटेशन के बाद मैंग्रोव का भी अलग से शो करना। उसमें हम बताएंगे कि इंडिया के पास 3% कवर है वर्ल्ड मैंग्रोव्स कवर का, और जो रूट सिस्टम है मैंग्रोव्स का, ये हमारे को सुनामी, सॉइल इरोजन से बचाता है। तो हमें मैंग्रोव प्लांटेशन, देखिए वेजिटेशन आपको अलग मेंशन करना है, उसमें मैंग्रोव बिल्कुल अलग मेंशन करना, क्योंकि मैंग्रोव मैंग्रोव का नाम देखते ही ना एग्जामिनर बड़ा खुश हो जाता है। उसके बाद हम सेलाइन एम्बैंकमेंट्स बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये जो हमें सेलाइन एम्बैंकमेंट्स हैं ये प्रोटेक्ट करती है हमारी हैबिटेशन भी, एग्रीकल्चर क्रॉप्स भी, और अदर इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस भी। थोड़ा सा हम देखेंगे कि क्या क्या करा है इंडिया ने, और कि हम कहेंगे कि लास्ट ईयर आईएमडी ने लॉन्च किया था इम्पैक्ट बेस्ड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम। अक्टूबर से दिसंबर सीजन में शुरू किया है कि इम्पैक्ट बेस्ड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम लेके आते हैं कि कितना इस साइक्लोन का इम्पैक्ट पड़ेगा, ताकि उससे हमारा जो इकोनॉमिक लॉसेस है वो रिड्यूस हो चुके। उसमें हम फोकस करते हैं डिस्ट्रिक्ट्स को और स्पेसिफिक लोकेशन जहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है साइक्लोन का, क्योंकि हमने इसको लेके आए हैं इम्पैक्ट बेस्ड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम, ठीक है। इसमें हम फैक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व करते हैं, पॉपुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड यूज एंड सेटलमेंट्स। और आईएमडी ने अब क्लेम करना शुरू किया कि एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट, ठीक है, कि कहाँ पे ये लैंडफॉल लोकेशन होगी इसकी, अब वो बहुत बेटर कर चुके हैं हम लोग। और टुगेदर हम क्या लेके आ रहे हैं कि ग्राउंड मैपिंग लेके आ रहे हैं ऑफ वनरेबिलिटीज़, और ताकि हम लॉस ऑफ लाइफ जो है उसको कम कर सकें, बचा सकें, और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी को बचा सकें। उसमें हम लिखेंगे क्लाइमेट प्रूफिंग लाइव्स एंड ड्वेलिंग इज़ अ हाई प्रायोरिटी नाउ, ताकि हम ऐसी क्लाइमेट प्रूफ बिल्डिंग्स बनाएं, ड्वेलिंग्स बनाएं। और हमें उसके लिए एक चाहिए मल्टी सेक्टोरल अप्रोच, ताकि हम जो घर बनाएं वो सुटेबल डिज़ाइंस के हों, जिनको साइक्लोन्स अगर आए भी तब भी वो ना टूटें, ना गिरें, ना फर्क पड़े उनको। और हमें उसके बाद शेल्टर्स जो बनाने पड़े हैं, एडिक्वेट स्टॉर्म शेल्टर्स बनाने चाहिए। कंक्लूजन में लिख सकते हैं आप, हमें प्रोवाइड एक्यूरेट अर्ली वार्निंग्स। हमें पता है कि हम ये दे चुके हैं ऑलरेडी पहले। क्या होता है कंक्लूजन इज़ बेसिकली कि आपने ऊपर क्या क्या लिखा है और आप क्या क्या चाहते हैं। आपने लिख दिया है कि आपने प्रॉपर लिखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, आपने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में लिख दिया आपने, और उसके बाद आपने ये भी लिखा है कि शेल्टर्स प्रोवाइड करने चाहिए, सब कुछ लिखा है आपने। एडिक्वेट एक्यूरेट अर्ली वार्निंग भी आपने लिख दिया, बट कंक्लूजन में आपने वो ही रिपीट करना होता है, और कुछ चीज़ें अपनी तरफ से कि आप और क्या क्या इनिशिएटिव चाहते हैं। और इंश्योर होनी चाहिए फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैलामिटीज़ थ्रू इंश्योरेंस फॉर प्रॉपर्टी एंड एसेट्स, ठीक है। और गवर्नमेंट को थोड़ा सा राइज होना पड़ेगा फॉर दिस चैलेंज। तो क्या होता है कि अगर आपने कुछ चीज़, क्या होता है कई बार एग्जामिनर बहुत पेपर्स होते हैं चेक करने के लिए, वो थोड़ा सा फोकस करता है तो आपके स्टार्टिंग पॉइंट पे करता है, पैरा पे करता है, और जब एक कंक्लूजन ज़रूर देखता है, तो कंक्लूजन में उसको ये बिलीव होता है कि एक आपने जो ऊपर पॉइंट्स मेंशन करें वो सब आपने कंक्लूजन में डाल दिए इन प्रिसाइज, और उसके बाद उसको पता चल जाता है कि आपने ऊपर क्वेश्चन में क्या लिखा होगा। तो जैसे ही आपने मल्टी सेक्टोरल अप्रोच लिखा है, जिसमें आपने लिखा है कि घर बनाने चाहिए, शेल्टर्स प्रॉपर होने चाहिए, एक्यूरेट अर्ली वार्निंग्स होनी चाहिए, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन होनी चाहिए, थोड़ा सा आपका उनको पता चल जाता है कि आपका फ्यूचर अप्रोच क्या है इस चीज़ को लेके, ठीक है।
उसके बाद एक आपने देखा होगा पेज 9 पे था कि मणिपुर में या जहाँ भी वो जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया अंडर एनएसए। तो थोड़ा सा एनएसए आजकल बहुत चल रहा है, थोड़ा सा एनएसए देख लीजिए क्या है। एक तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ क्या होता है, जिसमें एक आदमी को डिटेन कर लिया जाता है फॉर फ्रॉम टू कीप हिम फ्रॉम कमिटिंग फ्यूचर क्राइम्स। किसी को भी अगर फ्यूचर में लगता है कि ये क्राइम कर सकता है या कुछ भी गलत कर सकता है, उसको पहले ही रोक लेना, डिटेन कर लेना, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन, बिकॉज यू आर प्रिवेंटिंग इट, यू आर प्रिवेंटिंग समथिंग बैड टू हैपन। तो इसको बोला जाता है प्रिवेंटिंग डिटेंशन। और आर्टिकल 22(3)(b ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, अलाउ करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन को एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन पर्सनल लिबर्टी। तो याद रखिएगा, फॉर स्टेट सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। और आर्टिकल 22(4) ये भी कहता है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है लॉन्गर नहीं होनी चाहिए, 3 मंथ से ज़्यादा आप किसी को डिटेन नहीं कर सकते, 3 महीने से ज़्यादा। अगर करना है तो आपको एडवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट जो है उसकी होनी चाहिए कि एक्सटेंड करना पड़ेगा डिटेंशन, ठीक है। और उसके सफिशिएंट कॉज होने चाहिए, जो एडवाइजरी बोर्ड होगा उसके पास सफिशिएंट कॉज होने चाहिए कि हाँ भाई इसकी 3 महीने से डिटेंशन एक्सटेंड कर दूँ। दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स कि अगर 3 महीने से ज़्यादा आप एक्सटेंड और 3 महीने से ज़्यादा आप किसी को डिटेन नहीं कर सकते। अगर आपको 3 महीने से ज़्यादा आपको करना है तो एडवाइजरी बोर्ड के पास सफिशिएंट कॉज होने चाहिए फॉर एक्सटेंडिंग डिटेंशन। 44th अमेंडमेंट में क्या बात हुई थी कि उन्होंने कहा था डिटेंशन जो है 3 महीने से 2 महीने कर दो, मगर अभी तक ये प्रोविज़न आया नहीं है। तो ओरिजिनल पीरियड जो 3 महीने का था वो अभी भी है। और जो भी आदमी इस पे अकॉर्ड डिटेन होता है, दे आर डिटेन इन द अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, जो भी पार्लियामेंट लॉ बनाएगा उसके अंडर डिटेन किया जाता है। और ये भी कहा गया है कि मैक्सिमम पीरियड अगर किसी को डिटेन कर सकते हो, देखिए 3 महीने आप डिटेन कर सकते हैं ऑन ए स्ट्रेच। और उसके बाद अगर आपको डिटेन करना है तो आपको एडवाइजरी बोर्ड से चाहिए। उसी तरह आप मैक्सिमम एक आदमी को कितना डिटेन कर सकते हैं, वो सिर्फ कर सकते हैं 12 महीने तक, ठीक है। अगर आपने एडवाइजरी बोर्ड से परमिशन ले भी ली तब भी आप 12 महीने से ज़्यादा नहीं कर सकते। बट इट कैन बी एक्सटेंडेड अगर गवर्नमेंट को कोई फ्रेश एविडेंस मिलता है तो, ठीक है। 12 महीने के बाद अगर कोई फ्रेश एविडेंस मिल जाता है गवर्नमेंट को, तब भी उसका डिटेंशन जो एक्सटेंड हो सकता है। अब कुछ बेसिक राइट्स हैं जो पीपल को जो डिटेन्ड होते हैं उनको नहीं मिलते हैं, वो है क्या है, तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीज़न फॉर द अरेस्ट। किस लिए अरेस्ट किया गया है या किस लिए डिटेन किया गया है, वो उसको राइट नहीं है जानने का। और अगर उसको थोड़ा बहुत अगर बताया भी जाता तो आपको ज़रूरी नहीं है, गवर्नमेंट ऑब्लाइज नहीं है कि उसको एग्जैक्ट कॉज बताए कि किस लिए उसको डिटेन किया गया है। गवर्नमेंट चाहे तो घुमा फिरा के बता सकती है, गवर्नमेंट इज़ नॉट ऑब्लाइज्ड कि उसको एग्जैक्ट कॉज बताना पड़ेगा किस लिए उसको डिटेन किया गया है। और एक नेशनल सिक्योरिटीज़ एक्ट में जो अरेस्टेड पर्सन होगा, ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू द एड ऑफ एनी लीगल प्रैक्टिशनर, ठीक है। आपको पता होगा आर्टिकल 22(1) हमारा कहता है कि किसी भी अगर आदमी को आप अरेस्ट करते हो तो उसको अधिकार होता है कि वो अपने वकील से बात करे या वकील उसको डिफेंड करे। बट अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इसमें उसको अधिकार नहीं है कि वो कोई एडवाइजरी बोर्ड के साथ अपने वकील को लेके पेश हो सके, ठीक है। तो याद रखिएगा उसमें अरेस्ट पर्सन जो है, ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू द एड ऑफ एनी लीगल प्रैक्टिशनर, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, कल मेरे पास मेल आई थी कि सर हमने आपके स्टार्टिंग के लेक्चर सुनने शुरू करे हैं, तो उसमें आपने बताया कि मैं अकेले शुरू किए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्टार्टिंग में जब हमने शुरू किया था तो मैंने अकेले ही शुरू किया था। उसके बाद टीम बनती गई, कुछ फ्रेंड्स आ गए साथ में, उन्होंने कहा कि हम भी जुड़ना चाहते हैं इस गुड कॉज के लिए, जो भी कुछ भी लगा लो। तो अब हमारी 4 से 5 मेंबर्स की टीम है, जो कंटेंट वगैरह जितना भी होता है हम लोग इकट्ठा लेके आते हैं, सब कुछ बनाते हैं, डिफरेंट न्यूज़पेपर्स को अप्रोच करते हैं, ये जितना भी करंट अफेयर्स हम लेके आते हैं सब कुछ एक टीम लेके आ रही है, और नो डाउट अबाउट इट। और उसके बाद अब हम, हाँ, जब शुरू किया था तो मैंने अकेले ही किया था। महीने के बाद हमारी पूरी टीम बन गई थी। एंड डोंट वरी, आपको करंट अफेयर्स में कहीं भी किसी भी बात पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वी आर विद यू एंड विल गिव 100% टू यू, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।